हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास। वॉइस एक बार चेक कर लेते हैं ये आ रही है ठीक से या नहीं। चलिए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक, आवाज़ आ रही है? उम्मीद करूंगा ठीक से आ रही होगी आवाज़। माइक काम कर रहा है पहले के कंपैरिजन। अब माइक ठीक काम कर रहा है। आप पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी सेट नंबर 1। ऐसे कितने सेट कराने का टारगेट है? मैं कोशिश करूंगा ऐसे 25 सेट्स आपको करवा दूं। ठीक है, रात दिन बैठकर भाई तुम्हारे बारे में सोचना पड़ता है, साथ साथ अपने बारे में सोचते हैं, वो तो अलग बात है। मगर हाँ, तुम्हारे बारे में मैं जरूर सोचता हूँ रात दिन बैठकर। ऐसा नहीं है वो पॉलिटी वाला बैच बंद कर दिया। देखिए, मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना तो मैं खुद भी पढ़ता हूँ यार। और सच बताऊं तो मैं आजकल कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की यार, कि पढ़ लिया जाए। ना ना करते करते कुछ ना तो एक प्रोफेसर तो बन ही जाए। चाहे गवर्नमेंट में, आपको पता है थोड़ा सा एक मैटर हुआ है मेरा। तो अगर गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो कम से कम प्राइवेट में तो कर लेंगे यार, प्रोफेसर बन जाएंगे। तो मेरा कम से कम ये टारगेट है। तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि 12-13 घंटे, मैक्सिमम 14-15 घंटे तक मैं एक दिन में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आज सुबह 7:30 बजे मैं सोया हूँ और 11-11:30 के आसपास उठ गया, तो लगभग 3 घंटे के आसपास ही मैंने नींद ली है। अब इसके साथ साथ मैं दिन रात आपके लिए भी सोचता हूँ कि भाई आपका एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ यार जो अपने साथ बीत गई है वो आप पर ना बीते। ठीक है, प्राची जी बहुत बहुत स्वागत है। तो उसी लिए देखिए, सेट नंबर 1 आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 20 से 25 सेट आपको इसके करवा दिए जाए। पॉलिटी कंप्लीट ऐसे ही 20 से 25 सेट, मैक्सिमम 20 बता रहा हूँ, बहुत हद मार के 25। 20 सेट ऐसे ही आपको हिस्ट्री के करवा दूंगा। ऐसे ही कोशिश करूंगा 20 सेट आपको मैं करवा दूंगा अपने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिलाकर। ठीक, और ऐसे ही 20 सेट में आपको करवा दूंगा करंट अफेयर्स के, और ऐसे ही 20 सेट में आपको करवा दूंगा अपने स्टैटिक जीके के। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। इन सभी को करवाने के लिए जैसे मैं कोशिश करूंगा कि ये सभी चीजें मिलाकर लगभग 60 डेज में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी 60 डेज के आसपास समय तो है आपका एग्जाम होने में। तो ये टारगेट है। मर्ज करके भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, थ्योरी भी आपको समझाऊंगा। जैसे आज महाराणा प्रताप जी से संबंधित थ्योरी में आपको समझाऊंगा। इट्स मी यादव, बहुत बहुत स्वागत है। महाराणा प्रताप जी के बारे में आपको आज बहुत सारी चीजें बता दूंगा थ्योरी में। ये क्वेश्चन चलते रहेंगे, साथ साथ थ्योरी भी समझा दूंगा। एक टॉपिक साथ साथ और कंप्लीट हो जाएगा आपका, मेरा ऐसा टारगेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आप देख सकते हैं सफलता बैच 2021 8 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। जो भी एनरोलमेंट करना चाहता है जरूर कीजिए। साथ साथ ये है आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। इसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डाउट है, उसे आप क्लियर कर सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके। साथ साथ ये है रेज योर हैंड। जैसे हमने देखा है कि भाई हम क्लासेस लेने के लिए जाते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ टीचर, मतलब सामने टीचर खड़ा है, तो वहां पर हमारा कोई डाउट आता है, हम हाथ खड़ा कर लेते हैं, हैंड रेज कर लेते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका चलती हुई क्लास में कोई डाउट आता है अन अकेडमी लर्नर एप्लीकेशन पे, तो वहां पर आप इस ऑप्शन का यूज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ ये है अन अकेडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बैट। एवरी संडे दोपहर 12 बजे ये कॉम्बैट करवाया जाता है। इस बार थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी रेलवे वाले विद्यार्थी हैं, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार ये कॉम्बैट में जीके और करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक कोड वो मांगेगा, वहां पर कोड डाल देना CM10। CM10 कोड डाल देना। 50 सवाल आपको वहां मिलेंगे, 40 मिनट आपको जवाब देने के लिए मिलेंगे। अगर आप विजेता रहे तो आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर विजेता नहीं रहे तो 50 क्वेश्चंस आपको इतने जबरदस्त लेवल के मिलेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं ग्रुप डी और एनटीपीसी में एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? एसएससी का कॉम्बैट है। एसएससी हाईएस्ट एग्जाम आप मान सकते हो अगर अपने वनडे एग्जाम्स को हम कैलकुलेट करें तो। वनडे एग्जाम मतलब वनडे कोई भी एग्जाम, उसमें सीजीएल को आप हाईएस्ट एग्जाम मान सकते हो, जिससे आप मिनी आईएएस बनते हो। चलिए, इसके साथ साथ ये कोर्सेज रहेंगे एसएससी कैटेगरी के। 24 महीने का कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको चुकाने पड़ेंगे 7800। और अगर आप नहीं चुकाना चाहते हो तो यूज कीजिए मेरा कोड CM10। अगर आपने ये कोड यूज किया तो आपको 7800 नहीं चुकाना पड़ेगा, ना ही 6500 12 महीने के लिए। और अगर आप महीने का चार्ज देखेंगे तो 325 रुपए ना होके 298 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कोड जरूर यूज कीजिएगा CM10। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए भाई। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। एग्जाम कौन सा टारगेट कर रहा हूं सर? मैं प्रॉपर टारगेट कर रहा हूं एनटीपीसी के एग्जाम को, CBD2 को, और इसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी और बिहार पीसीएस के एग्जाम को भी। सवाल सुनिए। द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट
द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलवाने का अधिकार किसके पास है। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा मैं, ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। भारत का संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है, भारत के संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। भारत के संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। इसके साथ साथ भारत के संविधान का अगर आर्टिकल आपको नहीं पता तो लिख लीजिए। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 60 आपको नजर आएगा, 60। वो किससे संबंधित रहेगा, वो शपथ से संबंधित रहेगा, ओथ से संबंधित रहेगा। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि शपथ के बारे में भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है। साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, बहुत बेसिक सवाल है। मुख्य न्यायाधीश जो रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहेंगे, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। शपथ कौन दिलवाएगा, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इन दैट कंडीशन अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं है तो उस परिस्थिति में शपथ कौन दिलवाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में शपथ दिलाने का जो भार है वो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर मोस्ट जज के पास। ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो शपथ दिलवाएंगे भारत के राष्ट्रपति को। ये चीज याद रखिएगा। साथ साथ भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलवाई जाती है 25 जुलाई को। ऐसा क्यों, तो आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि बीपीएससी का ही पेपर आप देने गए, क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आगे जाकर चीजें और बेहतर हुई, आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए, वहां पर आपने बोला कि भाई मेरा जो सब्जेक्ट है मेन वो पॉलिटी है, तो वहां आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए भारत के राष्ट्रपति को 25 जुलाई को ही शपथ क्यों दिलवाई जाती है। क्या ऐसा भारत के संविधान में उल्लेखित है या फिर किसी संविधान संशोधन के माध्यम से या फिर किसी कानूनी प्रक्रिया को लागू करके ऐसा इंप्लीमेंट किया गया है, तो आप जवाब देंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 25 जुलाई 1977 को एक राष्ट्रपति थे जो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी बने। सबसे ज्यादा उम्र का कौन बना, ट्राई कीजिए एक बार। सबसे कम उम्र के जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी साहब जो थे वो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। और साथ साथ नीलम संजीवा रेड्डी जब शपथ लेंगे उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप जवाब देंगे सर पहले राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। क्या ये सभी पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं या नहीं? बहुत बढ़िया सूर्य जी, बहुत जबरदस्त। चलिए, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 25 जुलाई वाला पॉइंट क्लियर हो गया, 1977 वाला पॉइंट क्लियर हो गया, नीलम संजीवा रेड्डी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। साथ साथ ये भी याद रखना कि नीलम संजीवा रेड्डी पहली बार चुनाव में कब खड़े हुए थे, राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 1969 में वीवी गिरी के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनका नाम था नीलम संजीवा रेड्डी, जहां पर इनकी हार हुई थी। और सोचिए अगर 1969 में ये राष्ट्रपति बन गए होते तो कितनी कम उम्र के होते, जब यहाँ होकर भी वो सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति बने, तो अगर यहाँ राष्ट्रपति बन गए होते तो कितने यंगेस्ट राष्ट्रपति होते। और नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ वो जो इम्पीचमेंट वाला बिल होता है ना, तो इम्पीचमेंट बिल को 14 दिन का जो नोटिस दिया जाता है वहां तक पहुंच गई थी प्रोसेस। तो 14 दिनों का जो नोटिस दिया जाता है वहां तक प्रोसेस पहुंच गई थी। भारत के संविधान में इम्पीचमेंट का जिक्र आर्टिकल नंबर 61 में है, 61 में है। अगर आप तैयारी करेंगे रेलवे ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, सीजीएल के एग्जाम की, किसी भी वनडे एग्जाम की, तो 61 नंबर के आर्टिकल में आपको मिलेगा। अगर आप बिहार पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल नंबर 56 में भी एक शब्द लिखा हुआ नजर आएगा आपको जो इम्पीचमेंट के बारे में बताता है। ये सभी चीजें मैं एक बार और अच्छे से आपको लिखकर समझा देता हूँ। ये जो बात के 3 फैक्ट्स हैं, उम्मीद करूंगा ये वाले फैक्ट सारे समझ आ गए होंगे। ठीक सर, समझा के पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, भागूंगा नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो मैंने क्या बताया, मैंने बोला सवाल का जवाब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस परिस्थिति में सीनियर मोस्ट जज। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 60 में इसका जिक्र है। 60 नंबर के आर्टिकल में आपको शपथ का जिक्र मिलेगा। साथ साथ भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 61 जो इम्पीचमेंट के बारे में बताएगा। इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या बोला जाएगा, तो इम्पीचमेंट को हिंदी में महाभियोग की संज्ञा दी जाएगी। साथ साथ ये इम्पीचमेंट का जो तरीका है वो भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से उधार लिया है।
इसके अलावा हम बात करें अगर बिहार पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखना भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 56 में इम्पीचमेंट लिखा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर केवल इम्पीचमेंट लिखा हुआ आपको नजर आएगा और आर्टिकल नंबर 61 में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया प्रोसेस आपको नजर आएगी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम था वैरेन हेस्टिंग। एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम था वैरेन हेस्टिंग। तो वैरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था इंग्लैंड में, रीजन बताइए फटाफट से। इंग्लैंड पर इनके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया गया था, महाभियोग चलाया गया था। जल्दी से कमेंट करके रीजन बताइए भाई इम्पीचमेंट क्यों चलाया गया था वैरेन हेस्टिंग के ऊपर। वैरेन हेस्टिंग अगर बात करें तो भारत के या फिर बंगाल वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में बंगाल वाले क्षेत्र के बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की मैं बात कर रहा हूँ और सन है आपके सामने 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो पहला गवर्नर बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनका नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था वैरेन हेस्टिंग। क्लियर? आपको याद होगा वो प्लासी का युद्ध जिसमें सिराजी दौला को जो था और उसने धोखा दे दिया था मीर जाफर ने, और इसकी वजह से, और शायद आपने इतिहास के पन्नों के इसके बारे में पढ़ा होगा कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला की हत्या करके उसको हाथी के ऊपर, उसकी लाश को हाथी के ऊपर बांध के पूरे शहर में घुमवाया था, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। और रॉबर्ट क्लाइव उसकी शपथ समारोह में गया था। क्यों गया था शपथ समारोह में? किसकी शपथ समारोह में? मीर जाफर की शपथ समारोह में गया था। क्यों गया था? क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि मीर जाफर को कभी भी ये लगे कि असली गवर्नर जनरल तो भाई हम है, असली राजपाट हमारा है, तुम्हारा नहीं है। और एक बार फिर अपने ही व्यक्ति के विश्वासघात की वजह से भारत को लगभग 200 सालों के लिए बेड़ियों में बांध दिया। मीर जाफर ने अगर उस दिन वो स्टेप ना लिया होता तो यहाँ तक प्रोसेस ना पहुंचती। चलिए, उम्मीद करूंगा सभी फैक्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। वैरेन हेस्टिंग वाला मुझे समझा दीजिए बस। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू हैव सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल वेलफेयर। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य के लिए आदिवासी कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय होना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और नन ऑफ दीज। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बाकी सभी कहां पर है? आज एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है भाई। ऐसे रैंडमली उठाकर एक वीडियो देख रहा था तो विधानसभा को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, आज पता चला है मुझे। ठीक है, मैंने तो एमएलए पढ़ रखा था, मगर आज ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो पता चला है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। अरे भाई पढ़ लिया करो, पढ़ा दिया करो, चाहे यार गलत सलत पढ़ाने से तो बेहतर है यार। हम भी मानते हैं, मैंने भी हो सकता है कभी कभार कोई पॉइंट गलत पढ़ाया हो, डेफिनेटली पढ़ाया होगा, मगर यार ऐसा भी नहीं है कि ऐसे मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ कि ये जस्टिस है, ऐसा भी गलत नहीं पढ़ाया है। अब आप बिहार को महाराष्ट्र थोड़ी बोल सकते हैं, अब आप ये थोड़ी गलत पढ़ा सकते हैं। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर ऑल ऑफ द देम। भाई साहब, एक तो मैंने वीडियो मतलब ऐसी रैंडमली देखी, वो व्यक्ति पता क्या पढ़ा गया वो व्यक्ति ये पढ़ा गया कि 23 दिसंबर 1992 को भारत में पंचायत तंत्र लागू हो गया था, बिल इंप्लीमेंट कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन होकर बिल इंप्लीमेंट कर दिया गया और बच्चा भी कम से कम 250, 300, 400 देख रहा था। अब क्या बोले भाई, हम तो छोटे से मात्र साधारण से टीचर हैं। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वो महापुरुष के बारे में पूछो मत, वरना तुम कंप्लेन कर दोगे जाके। ठीक है, हाँ मैंने शायद देखा था वो बैग में ब्लैक बॉक्स लेकर तो जा रहे थे कुछ कपड़े वपड़े में बांध के, उसे मैंने नोटिस किया था। सवाल का सही जवाब यहाँ पे ऑल ऑफ देम है। सभी क्षेत्रों में ये बात कर रहा है ट्राइबल वेलफेयर की, तो ये वाली जो सेपरेट मिनिस्ट्री है वो इन सभी क्षेत्रों में बनाना अनिवार्य है। ऑब्लिगेटरी का मतलब है अनिवार्य, आपको बनानी ही पड़ेगी। और अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो एसटी की सीट्स हैं वो कहां पर है, किस राज्य में है, मैं संदर्भ में बात कर रहा हूं यहाँ पे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से केंद्र सरकार में जो सीटें हैं ना, एमपीज की जो सीटें हैं, जो लोकसभा में चुनाव होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें जो एसटीज के लिए हैं वो मध्य प्रदेश में आपको नजर आएंगी। ये सवाल भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में पूरे चांसेस बन सकते हैं कि वो सवाल पूछ जाए, तो प्लीज हर चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। सवाल का सही जवाब ऑल ऑफ देम है। अगला सवाल है, Which among the following states return the maximum number of representative to the लोक सभा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा के अधिकतम
प्रतिनिधियों को लौटाता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रतिनिधि वहां पर आपको मिलेंगे लोकसभा में उस राज्य से चुने हुए। जवाब दीजिए। बहुत बेसिक सवाल है। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखोगे ना, तो एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, शायद थोड़ा मुश्किल आपको लगेगा। इतिहास में आपको दो ऐसे हिंदू मिलेंगे जो कि मुगलों के समय पर एक ऊंचे पद पे थे, जिसे आप प्रधानमंत्री का पद तक कह सकते हो। जवाब देने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट से। एक ऊंचे पद पे थे जिसे आप प्रधानमंत्री के पद तक से कंपेयर कर सकते हो। जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मैं उम्मीद करूंगा कि, चलिए थोड़ी सी आपको महाराणा प्रताप जी की कहानी भी सुनाता हूँ। महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो 1540 में हुआ था। राणा सांगा के वो पोते थे, इसीलिए उनको महाराणा की उपाधि दी गई थी। साथ साथ उदय सिंह के वो बेटे थे। शायद आपने उदय सिंह वाली स्टोरी सुनी होगी, एक बार कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों ने उदय सिंह वाली स्टोरी सुनी है या नहीं। सवाल का सही जवाब आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको कितनी सीटें नजर आएंगी? तो उत्तर प्रदेश में आपको 80 सीटें नजर आएंगी, 80 सीट्स आपको नजर आएंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। 80 सीटें आपको नजर आएंगी, 80 सीट्स आपको नजर आएंगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत बेसिक सवाल है यार, मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता होगा अब तो गली गली में। और इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का, तो यहाँ पर 31 सीट्स आपको नजर आएंगी, ठीक है। ये सीट्स को आप कब से मान सकते हो, मतलब ये सीटें कब से आप बोल सकते हो कि तब से ये सीटें इतनी हैं, तो आप बोलोगे सर 1971 में जो सेंसस करवाई गई थी, 1971 में जो जनगणना करवाई गई थी, उस जनगणना के आधार पे सीटों की संख्या को निर्धारित कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। क्योंकि उस समय ऐसा देखा गया कि भाई जो जनसंख्या है वो अपने मतलब दिल्ली इस वाले क्षेत्र की तो ज्यादा बढ़ रही है, और अगर हम बात करें साउथ की, तो साउथ की जनसंख्या उसके कंपैरिजन बहुत कम बढ़ रही है। इसीलिए कहीं किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए सीटों की संख्या को तब से निर्धारित कर दिया गया था। ये चीज याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। सर वेलफेयर स्टेट का अर्थ यहाँ पर ये है कि भाई एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के पास बराबर अधिकार हो, राइट टू वर्क हो, आर्टिकल नंबर 41 काम करने का अधिकार हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इसके अलावा ST SC के भी अधिकार हो, इसके साथ साथ आपके पास और भी अन्य बहुत सारे अधिकार हो, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कि हम एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो कहां पर आपको भारत के संविधान में नजर आएगी। साथ साथ ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है या फिर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है वो भारत ने कहां से बोरो किए हैं, उधार लिए हैं। चलिए ये कहां से भारत ने बोरो किए हैं, उधार लिए हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी सर, एक कहानी आपने सुनी होगी, वो एक मूवी थी गोविंदा की, महाराजा। याद है वो मूवी महाराजा, जिसमें वो भाई साहब रणधीर उसका चाचा दिखाया था, पता नहीं कौन दिखाया था, आपको स्टोरी याद होगी, मेरे ख्याल से याद आ गया होगा आपको, जिसमें एक एक्ट्रेस थी, क्या नाम था उनका, मनीषा कोइराला। वो वाली महाराजा एक मूवी थी जिसमें वो अपनी आंखों से देखकर जानवरों को कंट्रोल कर लेते थे गोविंदा। वो मूवी आपने जरूर देखी होगी। सर ये स्टोरी रियल है, शायद आप लोगों को ना पता हो, आगे की स्टोरी रियल नहीं है कि वो आंखों से कंट्रोल कर लेते थे, ये सब स्टोरी रियल नहीं है, मगर ये स्टोरी रियल है कि एक ऐसा वंश हुआ जिसको पूर्णतः कत्ल कर दिया गया। चलिए थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ। सर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राणा सांगा। राणा सांगा के मेरे ख्याल से 5 पुत्र थे, पुत्रों के नाम मुझे सारे याद नहीं है, जो अनिवार्य है वो मुझे याद है। तो राणा सांगा के मरने के बाद उनका जो सबसे बड़ा बेटा था वो गद्दी पे बैठेगा। 1 साल में उसकी डेथ हो जाएगी, आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, मतलब किसी कारण की वजह से, बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद जो बैठेगा उसका नाम मेरे ख्याल से विक्रमादित्य आपको मिलेगा, ठीक है, विक्रमादित्य उसका नाम मिलेगा। अब वो जब गद्दी पर बैठेगा, उसके गद्दी पर बैठने पर वो 18 वर्ष की आयु में केवल गद्दी पे बैठ जाएगा। गद्दी पर बैठेगा तो आसपास के जो लोग थे ना, जो चमचों वाली चमचागिरी करते हैं, वो भड़काएंगे उसे, और भड़का भड़का के जो उसके मेन लोग थे उन सबको उससे दूर कर देंगे। और एक दिन वो रणधीर नाम का व्यक्ति ये प्लान बनाएगा कि पूरे के पूरे परिवार को कत्ल कर देते हैं, और बाहर से सैनिकों को मारता हुआ वो आएगा, और आएगा अपना जो विक्रमादित्य था उन्हें ड्रिंक करवाएगा, मदिरा पान करवाएगा, और खूब सारी वाइन उन्हें पिलाएगा, और अपनी वाइन फेंकता चला जाएगा। और जब वो बिल्कुल होश में नहीं रहेंगे, गर्दन काट देगा, पूरे परिवार की हत्या कर देगा। और उस समय एक महिला थी जिनका नाम था पन्ना दाई, जो बच्चों को संभालती है ना दाई, बहुत उस समय सीनियर पोस्ट मानी जाती थी।
उनके लिए भी क्वालिफिकेशन होती थी। तो वो पन्ना दाई नाम की व्यक्ति अपने बेटे को उदय सिंह की जगह लिटा देंगी और उदय सिंह के कपड़े अपने बेटे को पहना देंगी, उसके गले में माला डाल देंगी, सो रहा होगा उसे लिटा देंगी। वो समझ गई थी कि क्या हो रहा है घर में, पूरी परिस्थिति को। उसके बाद रणधीर पूरे घर में उसको ढूंढेगा और भी लोग ढूंढेंगे। उसके बाद रणधीर बोलेगा वो अपनी दाई के पास होगा और जाएगा, पूछेगा कहाँ है, और जैसे ही वो पूछेगा वो चुप रहेंगी, रोती हुई बोलेंगी, इशारा करेंगी वहां, और वो उस बच्चे की गर्दन काट देगा, धड़ से अलग कर देगा, और वो जो बच्चा था वो पन्ना दाई का था, और इस प्रकार से उदय सिंह को बचा लिया जाएगा। तो ये रियल स्टोरी है भाई। उसके बाद वो पन्ना दाई अपने उनका पति उनके पास आएगा, वो पूरी कहानी बताएंगी उन्हें, और वो उनका पति बोलेगा कि पूरे इतिहास के पन्नों में जब जब इस बात का जिक्र होगा तो आपको याद किया जाएगा। तो ये स्टोरी है, और ये उदय सिंह वही व्यक्ति हैं जो महाराणा प्रताप के पिता थे। ठीक है, तो ये कहानी बहुत जबरदस्त है। किसी दिन अगर आप बोलेंगे तो मैं पूरी जरूर सुनाने की कोशिश करूंगा, बहुत लंबी कहानी है। इस सवाल का सही जवाब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 में इसका जिक्र मिलेगा, जिसमें मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे ऐसा लगता है, वैसे तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वैसे कई सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत के बारे में बताएगा। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो ग्राम पंचायत के बारे में बताएगा। आर्टिकल नंबर 41 जो है वो राइट टू वर्क के बारे में बताएगा, काम करने के अधिकार के बारे में बताएगा, राइट टू वर्क के बारे में बताएगा। इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 44 आपको मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, यूसीसी के बारे में। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो राज्य गोवा है। अगर आप सही से पृष्ठभूमि को समझेंगे भारत की तो आपको नजर आएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट लागू आप मान सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू सिविल कोड है। हिंदू सिविल कोड में जो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में होना चाहिए वो सभी चीजें मौजूद हैं। ठीक, इसके अलावा पारसीज का अपना है, क्रिश्चियंस का अपना है, उसमें भी इतनी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। केवल आपको एक दो धर्म ऐसे मिलेंगे जहाँ पे थोड़ा सा मतभेद मिलेगा, जो अभी भी आज भी वो ऐसे कानूनों को मानते हैं जिसे नहीं मानना चाहिए, जैसे शरिया लॉज की बात अगर हम करेंगे तो। ठीक है, इसको कहां से उधार लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से इसे उधार लिया गया था। और आयरलैंड ने इसे कहां से उधार लिया था? तो आयरलैंड ने इसे उधार लिया था स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। The President of India appoints the Chief Election Commissioner, but he cannot be removed from the office expected by the special procedure laid down in the Constitution. This process is same as the ones prescribed for the removal of the। हिंदी में पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें संविधान में निर्धारित एक विशेष प्रक्रिया के अलावा पद से हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो किसी और को हटाने के लिए भी निर्धारित की गई है। अब किसे हटाने की प्रक्रिया जो है वो सेम है एज पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलिए, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, इनका नाम बता दीजिए एक बार। बहुत बेसिक सवाल है, मेरे ख्याल से बहुत इजीली बता देंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो लिख लीजिए, सुकुमार सेन आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, सुकुमार सेन आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करूंगा ये सवाल तो आपके बेसिक था। साथ साथ मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ दो और कमिश्नर्स के पद को बनाया गया था। ये पद बनाया गया था सर 1989 में, मगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। उसके बाद दोबारा एक बार बनाया गया सिंस 1993, और तब से ये पद एज इट इज लागू है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, वोटर आईडी की शुरुआत भारत में कब हुई थी? और वोटर आईडी की शुरुआत कराने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? वोटर आईडी की शुरुआत भारत में कब हुई थी और वोटर आईडी शुरू करवाने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर कई बार हम कहानियों को ना मजाक में ले लेते हैं, हमें लगता है कि अरे यार ये भी कोई कहानी हो सकती है, मगर वो कई बार कहानियां असली होती हैं। जैसे वो अगर आप रणधीर वाली, मतलब व्यक्ति का नाम भी सेम है, रणधीर ही है। ठीक है, और एक युद्ध हुआ था सर, चित्तौड़ का युद्ध, जिसमें आक्रमण किया था अकबर के सेनापति, जिसका नाम था राजा मान सिंह। राजा की उपाधि भी दी गई थी, रीजन है राजा की उपाधि देने का भी। मान सिंह तो नाम था केवल, राजा की तो उपाधि दी गई थी। ठीक है, जैसे राजा बिरबल, तो बिरबल को भी उपाधि दी गई थी, और बिरबल किसी और व्यक्ति के दरबार में काम करता था। एक दिन उसके साथ आया अकबर के महल में, अकबर को बड़ा पसंद आया, तो अकबर ने उसे अपने दरबार में शामिल कर लिया। ऐसी कहानियां मिलेंगी नवरत्नों के बारे में। केवल मुल्ला दो प्याजा और हकीम करके एक व्यक्ति था, इनके बारे में इतिहासकार कुछ नहीं कहते। मुल्ला दो प्याजा के बारे में केवल यही कहते हैं कि शायद वो एक चुटकुले वाला व्यक्ति था, जिस पर हास्य प्रतंग, मतलब जिसको देखकर आप हंस सकते थे।
और जो हकीम हक्का करके व्यक्ति मिलेगा वो बावर्ची था, वो खाना बनाने में बहुत प्रसिद्ध था। इतना ही इतिहासकार बताते हैं। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी भी 2 सवाल बचे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत भारत में कब हुई और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सर बहुत सही सवाल है। अगर वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत चाहिए तो 1993। बस केवल मुझे नाम बता दीजिए, नाम क्या था जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत भारत में करवाई, उनका नाम क्या था? केवल इतना तो बता दीजिए। ठीक, मुल्ला दो प्याजा जो है वो एक व्यंजन का भी नाम है, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए इस सवाल का सही जवाब आपको मिल गया। वोटर आईडी कार्ड भारत में देने वाले का नाम क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जिनकी मेरे ख्याल से 2019 के आसपास डेथ हुई थी। बहुत प्रसिद्ध भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इसके अलावा भारत में आज तक केवल एक महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है जिनका नाम था वी.एस. रमा देवी। ठीक है, वी.एस. रमा देवी उनका नाम था, ये सवाल भी याद रखना। ये परमानेंट तो नहीं थी, टेम्परेरी बनी थी, केवल 16 डेज तक, 16 दिनों तक ही नहीं थी। ये सवाल भी याद रखिएगा, बन सकता है एग्जाम में। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज propounded by the सुप्रीम कोर्ट इन द। संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया कौन से केस में? जवाब दीजिए। इस केस का फैसला सुनाते हुए आपको नजर आएंगे एस.एन. सीकरी। वैसा फैसला तो सुनाया गया था, सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, समझाता हूं थोड़ा सा। एस.एन. सीकरी। तो उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एस.एन. सीकरी। ये बात हो रही है सन 1973 की, 1973 की। आप सभी लोग जानते होंगे केशवानंदा भारती एक व्यक्ति थे, उनकी मद्रास में उनकी बहुत जमीन थी। उस जमीन को जब्त कर लिया गया और उस जमीन मतलब उसके लिए कानून बनाया गया, सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया और कानून को उठाकर कहां डाल दिया गया? अनुसूची 9A में डाल दिया गया। और अनुसूची 9A ये कहती थी कि जो चीज इसमें आ जाएगी वो चैलेंजेबल नहीं होगी, मगर फिर भी चैलेंज की गई। आर्टिकल्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे वो चीज चैलेंज हुई थी, मौलिक अधिकारों पर। केस तो हारे थे केशवानंदा भारती, मगर फैसला कितने बहुमत से दिया गया था? फैसला दिया गया था 7-6 के बहुमत से। 7 लोगों ने फैसला, वैसे केस अगर देखा जाए ना तो फेवर में तो उन्हीं के था, भारती साहब के, केशवानंदा भारती के, मगर हारा हुआ माना जाएगा इसलिए क्योंकि वो आगे से इंप्लीमेंट होगा डिसीजन। क्लियर? 7-6 से फैसला दिया गया था। ये 6 में जो लोग आपको नजर आएंगे ना सर, इनका नाम कुछ इस प्रकार था जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के फेवर में फैसला दिया था। A.N. रे आपको नजर आएंगे, इसके अलावा हामिद बेग आपको नजर आएंगे। ठीक है, A.N. रे, हामिद बेग, इसके अलावा वाई चंद्रचूड़ आपको नजर आएंगे। इसके अलावा P.N. भगवती आपको नजर आएंगे, P.N. भगवती आपको नजर आएंगे। और ये बहुत अचंभे वाली बात है वैसे देखा जाए तो, कि जितने लोगों ने इंदिरा गांधी जी के फेवर में फैसला दिया था वो बाकी एक के बाद एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे भारत के। ठीक है, ये भी एक अचंभे के तरीके से आप इसे देख सकते हो सर। ये चीफ जस्टिस बने, ये भी बने, ये सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे भारत के, 7 सालों तक। ये P.N. भगवती के बारे में आपने सुना होगा, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, भारत में लाने वाले व्यक्ति थे। तो लगातार एक के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जिन्होंने फेवर में दिया था। सवाल का सही जवाब केशवानंदा भारती केस है, ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करूंगा ये फैक्ट, ये तत्व आप सभी जानते थे। नहीं जानते थे तो क्लास को लाइक शेयर करना बनता है। अबे वैसी क्लास ही लाइक होती है तुमसे, जहां मैं बोलूंगा ना भाई साहब, जहां तुम्हें वो मिल रहा है कि विधानसभा के मेंबरों को MLC कहते हैं, वो तो तुम दबा के जाते ही लाइक कर देते हो। यहाँ बोलना पड़ता है लाइक कर दो। मैं कसम से बोल रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे ना अभी तक 6 क्वेश्चन पढ़ाया है ये, पूरे यूट्यूब पे उठा के भाई साहब इस 6 क्वेश्चनों को इस तरीके से किसी ने नहीं समझा रखा होगा। समझा रखा होगा कल से ही छोड़ दूंगा पढ़ाना। तो वही है, तुम्हें समझाए कौन? तो भाई साहब भीड़ नजर आती है, ये भीड़ है तो सही कह रही होगी। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following state does not have a legislative council so far even through the constitution provides for it? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 169 मिलेगा आपको MLC के संदर्भ में। MLC जो नहीं समझते सर, विधान परिषद की वो बात कर रहा है। विधान परिषद किन किन राज्य में है? इन राज्य में है। तू भी मजा कर, इन राज्यों में आपको MLC नजर आएंगी। ये आपका तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर से आप मान सकते हैं रिमूव कर दी गई है। इसके साथ साथ ये कर्नाटक का आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, पहले 7 हुआ करते थे, आर्टिकल नंबर 169 में आपको मिलेगा।
सवाल का सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार या महाराष्ट्र। अब इन तीनों में तो आपने देख लिया सर ऑलरेडी है, तो मध्य प्रदेश है सवाल का सही जवाब। जबकि बिल पारित हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, मगर उसके बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगला सवाल, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर of state legislature shall be decided by the governor after the consultation with the राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न राज्यपाल द्वारा किसके परामर्श के बाद तय किया जाएगा? समझ नहीं आया अगर सवाल तो दोबारा समझ लीजिए। एक एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा का सदस्य है, उसकी सदस्यता को रद्द करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। और भी कंडीशन बनती है वैसे, ठीक है, स्पीकर के पास भी है। तो राज्यपाल के पास अगर अधिकार है तो राज्यपाल किसके परामर्श पर, मतलब किसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला लेगा, इसे डिसीजन देगा? सवाल ये है। चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 102 और 103, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 102 और 103 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, एमपी के अयोग्यता की बात करता है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ शायद सर, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। और भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 191 और आर्टिकल नंबर 192 बात करता है किसके संदर्भ में? एमएलए और एमएलसी दोनों के संदर्भ में ही बात करेगा ये, क्लियर, कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। यहाँ पर 5 पॉइंट मिलेंगे सर आपको। 5 में से सर 4 पॉइंट्स पर जो डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, 1 पॉइंट पर डिस्क्वालिफिकेशन का अधिकार स्पीकर को है, वो 1 पॉइंट है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पर 4 पॉइंट सर, 4 पॉइंट पे गवर्नर को अधिकार है और 1 पॉइंट पर सर स्पीकर को अधिकार है, ठीक है जी, 1 पॉइंट पर स्पीकर को अधिकार है। वो पॉइंट कौन सा रहेगा? एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। और किसके परामर्श पर यह फैसला लिया जाता है? अगर यहां हम बात करें तो सर राष्ट्रपति परामर्श पर फैसला लेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, सीईसी की बात कर रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी के परामर्श पर यह फैसला लेगा। मगर सवाल यहाँ पे उल्टा है, सवाल यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ किसके परामर्श पर यह फैसला लिया जाएगा? चलिए बेसिक सवाल है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो, बस वो दिमाग होना चाहिए। सीएम के फैसले पे, अरे कौन था ये सीएम वाला? सौरभ कांत जी, सौरभ कांत जी, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 102 और 103 आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे विजय माल्या के संदर्भ में देखिए यहाँ पे ना 5 पॉइंट आपको लिखे हुए मिलेंगे। कौन कौन से 5 पॉइंट? एक मिलेगा कि वो अदर किसी पोस्ट को संभाल ले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ वो दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ऐसी परिस्थिति में हो सकता है ऐसा, ठीक है। इसके साथ साथ सर वो मेंटली इल हो जाए, इसके साथ साथ वो मेंटली इल हो जाए, पागल हो जाए व्यक्ति मेंबर, तो उस परिस्थिति में उसकी मेंबरशिप रद्द की जा सकती है। और एक पॉइंट सर आपको यहाँ पर नजर आएगा, अगर वो नागरिकता त्याग दे, सिटीजनशिप त्याग दे, नागरिकता त्याग दे, सिटीजनशिप त्याग दे, ये 4 पॉइंट आपको लिखे हुए नजर आएंगे आर्टिकल नंबर 102 में। और यही 4 पॉइंट यहाँ पर आपको लिखे हुए नजर आएंगे आर्टिकल नंबर 191 में, यहाँ एमएलए एमएलसी के लिए, यहाँ एमपीज के लिए। और 5वां जो पॉइंट है वो आपको लिखा हुआ नजर आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इन चारों पॉइंट के लिए राष्ट्रपति किससे कंसल्ट करेगा? सीईसी से। और एंटी डिफेक्शन लॉ पर जो स्पीकर फैसला लेगा वो भी सीईसी से कहीं ना कहीं कंसल्ट थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, ठीक है, मगर वो अपने परामर्श पर फैसला लेगा, ये चीज याद रखना। इस सवाल का सही जवाब इलेक्शन कमिश्नर है सर, ठीक है, इस सवाल का सही जवाब इलेक्शन कमिश्नर है। और सर स्टेट के संदर्भ में सवाल है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम में। चलिए समझ नहीं आया तो बोलो, दोबारा समझाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हमेशा से टारगेट रहा है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा दिया जाए। 100 क्वेश्चन पढ़ाने से बेहतर है कि 10 क्वेश्चन पढ़ाइए, 10 में ज्ञान 100 का पेल दीजिए, मतलब दे दीजिए। चलिए समझ आ गई चीजें एक बार जल्दी से? पॉइंट समझ आए, ये तत्व आपको समझ आ गए? बहुत बढ़िया। चलिए उम्मीद करूंगा पॉइंट्स आपको ये समझ आ रही होंगे। सर क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन तो बेसिक हलवा है सर, खा जाओगे इसे आप बहुत आसानी से, मगर एक्सप्लेनेशन मुश्किल है,
एक्सप्लेनेशन जितनी ज्यादा अच्छी की जाएगी उतना बेहतर आपका काम होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल सिस्टम विद, भारत के संविधान के साथ एक संघीय प्रणाली प्रदान करता है। एक मजबूत केंद्र, एक सर्वशक्तिमान केंद्र, एक कमजोर केंद्र, या फिर एक केंद्र जो राज्यों के साथ सह सम्मान शक्तियों को लेता है। अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ है ना, उसमें सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में मौजूद नहीं है। सर वहां पे फेडरल भी दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, ठीक है। संघीय मतलब विद्यार्थी ने मुझे हिंदी में बताया है, उसने बोला सर संघीय और धर्मनिरपेक्षता दोनों ही उसमें ऑप्शन में थे, तो क्या टिक करता मैं। बच्चे का नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, मगर उसने सवाल मुझसे पूछा कि सर दोनों ही मौजूद थे, धर्मनिरपेक्षता भी मौजूद था ऑप्शन में और ये संघीय भी मौजूद था, तो उस परिस्थिति में मैं क्या टिक करता। वैसे मैंने उसे अपनी तरफ से सजेशन दिया कि अगर ऐसा सवाल था तो आपको एक बार इंग्लिश में पढ़ना चाहिए था क्वेश्चन। उसने बोला मुझे इंग्लिश नहीं आती। मैंने बोला भाई इंग्लिश नहीं आती तो भी आप कंसल्ट तो कर सकते थे एक बार, क्योंकि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कहीं लिखा ही नहीं हुआ, पंथ निरपेक्षता लिखा हुआ है। मगर पेपर बहुत हल्के, मतलब यार अगर कंपेयर करें पीसीएस यूपीएससी के कंपैरिजन तो पेपर हल्के लेवल का है, इतना दिमाग लगा के तो खेल नहीं सकता एग्जामिनर। तो उसने इंग्लिश में सेक्युलरिज्म ही दिया होगा ऑप्शन में, इतना मैं श्योर हूं, मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं कि उसने इंग्लिश में सेक्युलरिज्म दिया होगा, और जिसने पेपर बनाया होगा शायद उसको भी अंदाजा ना हो, सेक्युलरिज्म का उसने अनुवाद किया, धर्मनिरपेक्षता उसने करके लगा दिया वहां पे। और फेडरल शब्द भारत के संविधान में कहीं मौजूद नहीं है। मगर अगर समझदार बच्चा होगा ना, चैलेंज नहीं हो सकता वैसे ये क्वेश्चन, मैं नहीं मानूंगा ये क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में जब सेक्युलरिज्म दे दिया तो भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द तो मौजूद है और फेडरल इंग्लिश में दे रहा है, फेडरल मौजूद नहीं है, तो वहां आपको फेडरल ही टिक करना था। मगर अगर लिखने की थ्योरी आ जाए तो ध्यान से लिखना पड़ेगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? स्ट्रॉन्ग सेंटर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मजबूत सशक्त केंद्र की वो बात कर रहा है यहाँ पे। सर इक्वल वाली नहीं देते हम, इक्वल वाला अमेरिका देता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, वी आर नॉट अ फेडरल कंट्री, ठीक है। हमारा जो क्वासी फेडरल है ना, अर्ध संघात्मक जो हमारा तरीका है वो हमने कनाडा के संविधान से उधार लिया है, वो हमने कनाडा के संविधान से उधार लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार हमने लिया है। और कनाडा का संविधान यही कहता है कि भाई मजबूत केंद्र के साथ राज्य, और हमारा संविधान भी यही कहता है। भारत के संविधान में फेडरल शब्द का जिक्र कहीं पर नहीं है, मगर भारत का संविधान जो है वो फेडरल तरीके से बिहेव जरूर करता है, जिसे हम क्वासी फेडरल बोलते हैं। अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो अनुसूची 7 को उठाकर पढ़ लीजिए। अनुसूची 7 में ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास है, कम शक्तियां राज्य के पास है, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां पे राज्य की शक्ति को छीनना हो तो राज्य की शक्तियों को उठाकर भी केंद्र को दिया जा सकता है, जैसे इमरजेंसी की परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? चलिए पंडित जी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे, बच्चा है विद्यार्थी है कोई पंडित जी के नाम का, सर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे समझ लेना, पूछ लेना, कोई पैसा नहीं लग रहा सर, आप अपने मोबाइल में केवल अपने डाटा का उपयोग कर रहे हैं और समझ रहे हैं चीजों को। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना सर, आपको कहीं कुछ समझने की जरूरत नहीं है, काम अपने आप चल जाएगा। मगर आपको थ्योरी को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा यार, क्वेश्चन कब तक समझोगे। अब मैं आपको पढ़ा दूंगा केरल सवाल का सही जवाब है, आप कैसे यकीन करोगे यार केरल है। आपको एक बार भारत की सेंसस 2011 को उठाकर तो देखना पड़ेगा, मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ कि भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित जो राज्य है वो केरल है। अगर मान लीजिए केरल है तो मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ इस चीज को। आप मुझसे ये भी तो पूछोगे सर किस आधार पे आप बोल रहे हो, तो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि उस आधार पे बोल रहा हूँ। वैसे ही उस रास्ते पर चलना आपको है, मंजिल तभी मिलेगी। अगर आप सोचोगे एक जगह खड़े खड़े मैं क्वेश्चन करता रहूं, कभी मंजिल नहीं मिलेगी। सवाल का सही जवाब केरल है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि पुर्तगालियों ने 1509 में गोवा को अपने अधीन कर लिया और फिर थोड़े दिनों बाद जीत लिया, मतलब पुर्तगाल ने फिर हार दिया गोवा को। तो इसके लिए आपको थ्योरी तो समझनी पड़ेगी ना कि क्या थ्योरी थी यार, क्या थ्योरी नहीं थी। फ्रांसिस जो थे, मतलब फ्रांस के लोग जो थे वो कैसे भारत आए, कैसे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को स्टैब्लिश किया, कहां पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, ये सभी सवाल तो बनते हैं एग्जाम में, और इसके लिए थ्योरी हमें चाहिए। सवाल का सही जवाब केरल है। केरल में पिनारियन विजय आपको बैठे हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ केरल के जो गवर्नर है, उन गवर्नर का जो नाम है वो है आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद वहां के गवर्नर है। अगर आरिफ मोहम्मद के बारे में आप इतिहास के पन्नों को या फिर भारत की राजनीति के पन्नों को पलटकर देखोगे तो ये आरिफ मोहम्मद जो व्यक्ति है ये 1984 1985 लिख देता हूं मैं, 1984-85 में ये राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, मतलब ये मिनिस्टर थे,
ठीक है जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में थे, ये मंत्री परिषद का हिस्सा थे। और इसी समय पर 1984-85 में ही 1984 में डिसीजन दिया गया था एक केस का। उस केस को हम जानते हैं किस नाम से, शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। उसी केस को हम जानते हैं शाह बानो वर्सेस मोहम्मद अहमद खान के नाम से, मोहम्मद अहमद खान के नाम से। ये फैसला देने वाले व्यक्ति का नाम था वाई चंद्रचूड़। अभी आपने नाम देखे थे ना 4-5 लोगों के, वाई चंद्रचूड़, इनके बेटे भी जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं इनके बेटे भी। ठीक है, ये केस शाह बानो था सर, इनके बेटे ने जो जजमेंट दी है अभी एक केस में, वो सायरा बानो है। वो जो सायरा बानो वाला केस है ना सर, सायरा बानो वाले केस में एक जज इनके बेटे भी है सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने फैसला सुनाया वहां पे। क्लियर? और आरिफ मोहम्मद उस फैसले के पक्ष में है इस बार, जो सायरा बानो के केस में दिया गया, ट्रिपल तलाक वाला जो केस था। क्लियर? तो वाई चंद्रचूड़ ने बोला कि केस तो जीती है शाह बानो, जिसको पलट दिया गया राजीव गांधी सरकार के द्वारा। और इस फैसले को पलटता हुआ देखकर आरिफ मोहम्मद ने रिजाइन कर दिया था सरकार से, और आज ये केरल सरकार में, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, आप समझ रहे हैं, ज्वाइन करी, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज केरल के मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे। अगला सवाल, द अथॉरिटी empowered टू फिक्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द स्पीकर इज। अध्यक्ष के वेतन और भत्ते तय करने का अधिकार किसके पास है? उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या फिर केंद्रीय संसद? चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए। टॉम एंड जेरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भाई अपने वाले टॉम एंड जेरी हो क्या? इतने सारे अपने यार, मतलब कभी कभी मैं, अगर आप वही टॉम एंड जेरी हो तो लिटरली यार कभी कभी मैं अचंभित होता हूँ यार, कि मतलब हमने कोई कमी छोड़ी यार तुम्हें पढ़ाने में, तो पढ़ते ही हो यार। सच में 2021 में अगर आप मेरा डाटा उठाकर देखेंगे ना सर, तो 2021 में जितने सिलेक्शंस मैंने दिए होंगे, मेरे को नहीं लगता किसी ने शायद दिए होंगे। इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए यार 2021 में, बहुत बच्चे सिलेक्ट हो गए। बहुत मैसेजेस हैं मेरे पास कि सर इतने सारे क्वेश्चन एज इट इज मिले आपके पढ़ाए हुए पेपर में। चलिए, बहुत बेसिक सवाल है, अगर ध्यान से टैकल करेंगे तो बेसिक है। बच्चा कंफ्यूज होता है कहाँ होगा? कैबिनेट में कंफ्यूज होगा और पार्लियामेंट में, मगर आप पार्लियामेंट टिक करना और आगे बढ़ जाना। कैबिनेट की परिभाषा आप सभी लोग जानते होंगे शायद, आर्टिकल नंबर 352 में लिखी हुई है। जहां पर नेशनल इमरजेंसी लिखी हुई है, वहीं पर कैबिनेट की परिभाषा भी लिखी हुई है, और वो परिभाषा लिखी गई थी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उस परिभाषा को लिखा गया था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इफ द राज्यसभा रिजेक्ट्स अ मनी बिल, धन विधेयक की बात कर रहा है, आर्टिकल नंबर 110 की बात कर रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यदि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार करती है तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा कथन सत्य है? लोकसभा may or may not accept its recommendation. President summons a joint session for passing a bill. The bill is sent back to the Lok Sabha for the further consideration. The Attorney General opinion is sought. लोकसभा इसकी सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे अपनी मर्जी है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, दोनों सभाओं को सत्र में साथ में बुलाएगा। वहां पर फायदा क्या होता है ज्वाइंट सेशन में? ज्वाइंट सेशन में फायदा ये होता है सर कि किसी बिल को पारित कराने के लिए अगर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता है 2/3 वाली, तो ज्वाइंट सेशन में सिंपल मेजोरिटी में भी बिल पास हो जाएगा, सदन की सिंपल मेजोरिटी में। विधेयक वापस भेज दिया जाता है आगे के विचार के लिए। लोकसभा में अटॉर्नी जनरल की राय मांगी जाती है। अटॉर्नी जनरल के बारे में भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 76 मिलेगा। अभी के वेणुगोपाल आपको बैठे हुए नजर आएंगे अटॉर्नी जनरल के रूप में। साथ साथ बहुत बेसिक सवाल है, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है कि अगर राज्यसभा 14 दिन तक उस बिल को रोक सकती है। उम्मीद करूंगा ये बात आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, उस बिल को रोक सकती है, ये बात लिखा हुआ है भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 109 में। उसके बाद वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, उसके बाद कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर वो अपना कोई सुझाव देते भी हैं तो लोकसभा की मर्जी है उसे मानती है या नहीं मानती है, ये चीज याद रखना। अच्छा सवाल है। अगला सवाल, एडवोकेट जनरल के बारे में भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 165 में आपको लिखा हुआ नजर आएगा। एन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर, एक राज्य का एक महाधिवक्ता के समक्ष पेश होने का हकदार है। किसके समक्ष पेश होने का हकदार है? सवाल यहां पर यह है। चलिए जी जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब?
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। बेसिक सवाल है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे तो इजीली काम चल जाएगा। किसी का किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है ना, तो आप पूछ लिया कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप एडवोकेट जनरल के बारे में नहीं जानते तो समझ लीजिए थोड़ा सा, शायद मैं समझा पाऊँ आपको। देखिए, भारत के संविधान का एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल नंबर 76, ठीक है। 76 में लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल के बारे में जिसे हिंदी में हम बोलते हैं महान्यायवादी, ठीक है। इस 76 में अगर 79 को जोड़ा जाएगा ना सर, तो कितना आएगा? 165, 165। 76 में अगर 79 को जोड़ा जाएगा तो 6 9 15, 5 एक ऊपर गया, 7 7 14, 89 को जोड़ा जाएगा तो ठीक है जी। 76 में अगर 89 को जोड़ा जाएगा तो 6 और 9 15, 5 यहाँ आ गया, एक ऊपर गया और ये हो गया 165। क्लियर? अब और मैं बता दूंगा 89 को ही क्यों जोड़ा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। तो 165 में क्या लिखा हुआ है? 165 में अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है। आप 76 से लेकर 88 तक के किसी भी आर्टिकल में कुछ ऐड करेंगे ना तो अपोजिट तरफ सेम मिलेगा, ये ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए 88 में मैं 89 को अगर जोड़ूं तो कितना बनेगा? 17 और यहाँ 177। तो जो आर्टिकल नंबर 88 में लिखा हुआ है ना, वही आर्टिकल नंबर 177 में भी लिखा हुआ है। प्रूफ चाहिए तो देख लीजिए, जैसे जो 76 में लिखा हुआ है वही 165 में लिखा हुआ है। बस यहाँ केंद्र के बारे में लिखा हुआ है, सेंटर के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। तो केंद्र का सबसे बड़ा या फिर भारत का सबसे बड़ा कानून का जानकार कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है सबसे बड़ा कानून का जानकार। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे बड़ा कानून का जानकार कौन मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल के बारे में 165 में लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 88 में, तो आर्टिकल नंबर 88 में ये लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल जो होगा वो किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, मगर वोट नहीं डाल सकता, वो मत नहीं कर सकता, ठीक है। वोट नहीं डाल सकता मगर वो मत नहीं कर सकता। और यही बात लिखी हुई है आगे आर्टिकल नंबर 177 में। तो अगर 88 में आपने 88 में आपने 89 को जोड़ दिया तो 177 बनेगा और यहाँ वही लिखा हुआ मिलेगा जो 88 में है। सवाल का सही जवाब है the Supreme Court of India, any court of law within the state, any court of law within the country या फिर district and session court। सर सवाल का सही जवाब है any court of law within the state। और state का मतलब सर यहाँ पे राज्य है, और राज्य का मतलब कतई आर्टिकल नंबर 12 वाला राज्य नहीं है, ठीक है। जैसे राजस्थान एक राज्य है, राजस्थान का अगर कोई एडवोकेट जनरल है तो वो पूरे राज्य में किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकता है, मगर बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि फैसला गलत दे रहे हो आप, समझे। आर्टिकल्स याद रखना, समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा समझा दूंगा। आर्टिकल्स वाला पॉइंट अगर समझ नहीं आया दोबारा पूछ लेना, दोबारा समझा दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रामकेश मीना जी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। एक आर्टिकल नंबर 165 मिलेगा, एक आर्टिकल 76 मिलेगा। 76 में अगर 89 को जोड़ दिया जाएगा तो 165 आएगा। आज एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आप घर में, 77 में 89 को जोड़ के देख लेना, 78 में जोड़कर देख लेना, सामने चीजें बिल्कुल सेम मिलेंगी दूसरी तरफ, ठीक है। यहाँ केंद्र मिलेगा और यहाँ राज्य मिलेगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो राज्य मिलेगा, इसमें केंद्र मिलेगा, ये याद रखना। और सेम अगर 88 में 88 में 89 को जोड़ देंगे तो 177 मिलेगा, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो लिखा हुआ मिलेगा वही यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following language is not recognized in the Indian Constitution। बेसिक सवाल है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। गौतम बुद्ध के जो किताबें आपको लिखी हुई मिलेंगी वो किस भाषा में लिखी हुई मिलेंगी? चलिए सौरभ कांत जी, थ्योरी समझेंगे ना अगर आप, तो तब आपको चीजें समझ आएंगी ज्यादा बेहतर, क्योंकि ना हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टेट मतलब यार पूरे देश की बात कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा सौरभ कांत जी, नौकरी लग जाना सर इस बार। बहुत मुश्किल से आप समझ रहे हैं कि वैकेंसीज आती हैं सर, तो नौकरी लगना थोड़ा सा अनिवार्य रहेगा। कोशिश आपको करनी पड़ेगी कि नौकरी जैसे तैसे करके सर चढ़ जाए बस इस बार। रेलवे वाली नौकरी एक बार भर्ती चल गई सर तो काम हो गया, फिर कम से कम 2-4 साल के तो कष्ट धुल जाएंगे। सवाल का सही जवाब पाली है, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब, ठीक। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द इम्पीचमेंट फॉर। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा
हटाने के लिए वो किस परिस्थिति में चलाया जाएगा, सवाल यहाँ पर ये है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया चलाई जाएगी, जो आर्टिकल नंबर 61 में मौजूद है, उस प्रक्रिया को चलाया किस परिस्थिति में जाएगा, सवाल ये है। आयकर का भुगतान करने में विफल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह का पालन करने में विफल, भारत के संविधान का उल्लंघन, या फिर अवमानना की कोर्ट, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो बात कर रहे हैं। ये तो बेसिक सवाल है, 15वें क्वेश्चन को तो बस उड़ा दीजिए फटाफट। 15 नंबर क्वेश्चन को तो बहुत ही बेसिक सवाल है। चलिए एक सवाल आपसे और पूछता हूँ, पूछूं, घबरा तो नहीं जाओगे ना। चलिए, सवाल आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे उनका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के एक हाथी भी थे, प्रिय, हाथी भी एक प्रिय था उनका। उस हाथी का नाम क्या था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था? जवाब देने की कोशिश कीजिए भाई, एक बार जल्दी से कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। सवाल का सही जवाब वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर भारत के संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया है तो ऐसी परिस्थिति में उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two words among the following were added to the preamble to the Constitution of India by the Constitution 42nd Amendment 1976? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 42वें संविधान, ये 40वां यहाँ लिखा है, इसको 42nd कीजिए, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। जवाब दीजिए भाई, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, सवाल यहाँ पर ये है, प्रियम्बल में। सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, सोवरेजन डेमोक्रेटिक, या फिर सेक्युलर डेमोक्रेटिक। एक चीज और याद रखना, जो प्रियम्बल प्रस्तावना में 5 वो शब्द है ना, वैसे तो आपको मिल जाएंगे और भी, जैसे फायर भी मिल जाएगा अगर आप सही से पढ़ेंगे तो, फ्रेटर्निटी मिल जाएगा, ये सब लिखा आई है, मगर मैं इक्वालिटी पढ़ता हूँ इसे, ठीक है। ये रिपब्लिक आपको मिल जाएगा, और इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा इक्वालिटी, क्लियर। तो फ्रेटर्निटी आपको मिल जाएगा, ये आपको लिबर्टी मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको लिबर्टी मिल जाएगा। जो आई है उसमें मैं एल को साइलेंट मानता हूँ, ये आपको लिबर्टी मिल जाएगा, ये रिपब्लिक मिल जाएगा, ये इक्वालिटी मिल जाएगा। ये चारों शब्द भारत ने फ्रांस के संविधान से उधार लिए हैं, तो ये तो एक अलग चीज है। मगर अगर बात करें प्रस्तावना में 5 शब्दों की जो सीजीएल में पूछे गए थे, वो इस प्रकार से लिखे हुए क्रमबोध अनुसार। अगर हम बात करें NTRCC, देखा होगा आपने प्रोमो, RR का जो प्रोमो आया है अभी, जो RR एक मूवी आ रही है उसका प्रोमो आपने देख लिया होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सोवरिजन है, ये ट्रिक है याद करने के उन 5 शब्दों को। देखिए ये सोवरिजन एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ ना, लास्ट में एन है, इंग्लिश वाले हिंदी वाले दोनों के लिए है। टी, फर्स्ट वर्ड ये है, सेकंड वर्ड टी है, ठीक है जी। तो टी की अगर हम बात करें तो ये रहा सर सोशलिस्ट, 2 हो गए। आर, आर में सर ये रहा सेक्युलर, लास्ट वर्ड को उठाया है, 3 हो गए। सी, सी से सर डेमोक्रेटिक है, पहले इस सी से डेमोक्रेटिक है, और लास्ट वाले सी से है सर रिपब्लिक, जो कि इसमें मौजूद नहीं है। तो ये 5 शब्दों को याद रखना। सवाल का सही जवाब सोशलिस्ट सेक्युलर है। एक सवाल चलिए और ऐसे ही मान लीजिए, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपका ज्ञान बढ़ जाए। एक चीज है सर मेरे दिमाग में, जो कई बार मेरे दिमाग में गूंजी है, जैसे वो मेरे दिमाग में वो वाली बात गूंजी थी कि भाई अकबर के नवरत्न क्यों थे, ठीक है। ऐसे ही एक चीज और मेरे दिमाग में गूंजी है कि क्या भारत का संविधान पहले से धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर की हिंदी धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था क्या? क्या भारत का संविधान पहले से पंथ निरपेक्ष या फिर सेक्युलर नहीं था? इसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए एक बार। और भागना मत भाई, पढ़ने से भागोगे तो फिर भागते ही चले जाओगे जीवन में। क्या भारत का संविधान, राम प्रसाद एलिफेंट का नेम, बहुत बढ़िया सर, सर्च करके लाए होगे। पता है लड़ाई जब चल रही थी ना, ये वाली अपनी हल्दी घाटी वाली, तो राम प्रसाद को, मतलब राम प्रसाद के ऊपर जो महावत बैठे हुए थे साहब, तो उनको तीर लगा, वो गिर गए। और ऐसा गिरते हुए देखकर जो मान सिंह का हाथी था, जो अकबर का फेवरेट हाथी था, ठीक है, फेवरेट जो हाथी था अकबर का, वो राम प्रसाद के ऊपर जाकर बैठ गया। और आपको शायद इतिहास के पन्ने और पलटने पड़ेंगे तो आपको राम प्रसाद का नाम आगे जाकर पीर प्रसाद नजर आएगा। पीर, पीर जैसे हमने पढ़ा होगा ना, वो मुस्लिम धर्म में पीर होते हैं। तो पीर प्रसाद, अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद किया था। जब अकबर के दरबार में राम प्रसाद को पेश किया जाएगा तो अकबर उसका नाम बदल के पीर प्रसाद कर देगा। अच्छे खासे एग्जाम्स में आएंगे सर, ये हल्की फुल्की बातें नहीं है ये। नहीं था, पंडित जी ने जवाब दिया नहीं था सर, याद रखना, ध्यान से लिख लेना, तुम्हारा दिल करे तो, कि ये जो शब्द है ना सोशलिस्ट और सेक्युलर,
1976 में जोड़े जरूर गए, मगर सर इनका जिक्र संविधान सभा में ऑलरेडी किया जा चुका था, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इनका जिक्र किया गया था। जब पॉलिटी और अच्छे से पढ़ाऊंगा वहां पर आपको समझा दूंगा कि किस व्यक्ति ने किस शब्द का जिक्र किया था, मगर इन शब्दों का जिक्र पहले भी किया जा चुका था। और एक चीज और याद रखना कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन दो शब्दों को जोड़ा तो गया। मेनली मेरा फोकस सेक्युलर में है कि क्या भारत पहले एक धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथनिरपेक्ष राज्य नहीं था। उसका जवाब मिलेगा आपको 44वें संविधान और 43वें संविधान संशोधन में। ध्यान से सुनिए कहानी को। 43वें और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मोरारजी देसाई सरकार ने उन सभी चीजों को निषेध कर दिया जो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से करवाई थी, जिसमें सरकार के कार्यकाल को भी बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था 5 वर्ष के प्रति। ठीक है, पहले सरकार का कार्यकाल 5 साल था, उसे 6 साल कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन से। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को इंदिरा गांधी ने पलट दिया था। उन सभी चीजों को क्वैश खत्म कर दिया गया 43वें और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, मगर इसे खत्म नहीं किया गया। मेनली मैं सेक्युलर पे ध्यान दे रहा हूं अभी। तो सेक्युलर को खत्म नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना, और सुप्रीम कोर्ट मतलब वर्डिक्ट की बात कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना ऐसा था कि चाहे भारत के संविधान में ये शब्द नहीं लिखे हुए थे, मगर जो भारत के संविधान की मूलभूत संरचना थी वो इसी पर आधारित थी। तो ना लिखे हुए भी भारत का संविधान का जो मूलभूत संरचना थी वो सेक्युलर ही थी, वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य के तरीके से ही काम करता था। समझ आया? उम्मीद करूंगा आ गया होगा, नहीं आया तो बताना, दोबारा समझा दूंगा। अगला सवाल, द सैलरी एंड परक्विस्टिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डिटरमाइंड बाय, मतलब राष्ट्रपति के वेतन और अनुलाभ किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? अनु बोडर जी बहुत बहुत स्वागत। पंडित जी अभी बहुत पढ़ना बाकी है साहब, ठीक है सर, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है सर। मैं डेली आता हूँ यहाँ, चिल्लाता हूँ, आके समझाता हूँ, समझने वाला ही नहीं है सर कोई, क्या समझाए। इसलिए अब हम खुद को समझा रहे हैं कि खुद को समझाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग नहीं समझते तो यार कौन समझाए। इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना यार, कहीं नहीं मिलेंगी ये लिखी हुई जो आपको समझा रहा हूँ। ठीक, बेसिक सवाल है, मेरे ख्याल से आप इजीली जवाब दे देंगे। यूनियन पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। यूनियन पार्लियामेंट है इस सवाल का सही जवाब। एक लास्ट 18वां क्वेश्चन, ये 18वां क्वेश्चन है। द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ, भारत की आकस्मिक निधि को निपटने के लिए रखा गया है किसे? मतलब भारत की जो आकस्मिक निधि है ना, उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 267 मिलेगा कंटीजेंसी फंड के संदर्भ में, उसे आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना है, काफी है, बहुत है। अब बाकी हम करेंगे रात 8 बजे वाली क्लास में। अगर पढ़ना चाहते हैं सर तो एक क्लास मेरी रात 8 बजे भी आपको मिलेगी। वो 8 बजे वाली क्लास आपको मिलेगी वाईफाई 2.0 पर। तो अगर आप चाहते हैं सही मायने में पढ़ाई करना तो पहुंच जाइएगा सर वाईफाई 2.0 पर। बाकी आप लोगों की पर्सनल चॉइस है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, जैसे बेहतर समझे, हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा है जिसके फैक्ट्स नहीं है या फिर असंवेदनशील कंटेंट है, तो उसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं प्राइजेस। साथ के साथ क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर याद से दबा दीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती चली जाए। अब चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अलविदा, शुभ रात्रि तो नहीं हुई है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।